10 days. You give me 10 days and I'll make you expert in AI. And we will explore some eminent AI tools like GPT-4, Dolly, Midjourney, Runway ML and lot of stuff. All these master classes are free of cost. For whom you are waiting for? Book your seat now. See you in the class. कभी आपने एक 4 साल के बच्चे को उसकी मम्मी को ये कहते हुए सुना है कि मैं तुझे 10 रुपये दे रही हूँ, तुझे दुकान पर जाना है, अंकल को बोलना है कि 5 रुपये के कुरकुरे दे दीजिए और 5 रुपये मुझे वापस दे दीजिए। इसको हम बोलते हैं क्लियर कट मैसेज देना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना। एक प्रॉम्प्ट को कंटेक्स्ट के साथ कैसे पेश किया जाता है, ये उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हाय, वेलकम टू आ न्यू लेक्चर। माय नेम इज़ राहुल और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो आपको फॉलो करनी चाहिए एक प्रॉम्प्ट को लिखते हुए। कुछ बैड प्रैक्टिसेस देखेंगे जो आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और साथ में कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है जिनको भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहले हम पीपीटी को देखेंगे और उसके बाद चैट जीपीटी पर जाकर किसी भी प्रॉम्प्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते हैं, इफ़ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड माई लाइफ डिपेंड ऑन इट, आई वुड यूज द फर्स्ट 55 मिनट डिटरमाइनिंग द प्रॉपर क्वेश्चन टू आस्क। 1 घंटे में से 55 मिनट सिर्फ इस चीज़ को डिटरमाइन करने में लगाएंगे कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछना है। और यही आज हम देखने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। सबसे ज़रूरी होता है, चाहे वो क्लास हो, चाहे फिर आपका फ्रेंड हो, आप किसी से भी जब क्वेश्चन आंसर करते हो, तो जब आप किसी क्वेश्चन को फ्रेम करते हो, तो जितना अच्छा क्वेश्चन आप फ्रेम करके पूछते हो, सामने वाले से उतना ही अच्छा आंसर मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसी के ऊपर टिका हुआ है। देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड रिफाइनिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू एन एआई मॉडल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप उसका एक कंटेक्स्ट सेट करोगे। कभी आपने देखा है कि आपने किसी बच्चे को बोला कि आप जाइए थोड़ा सा पानी लेके आ जाइए, तो वो बच्चा थोड़ा सा पानी ही लेके आएगा, यानी कि आपने उसको कंटेक्स्ट क्लियर नहीं किया अच्छे से। जबकि आपके कहने का मतलब था, थोड़े पानी का मतलब था कि आधा गिलास ले आना या आधे गिलास से ज़्यादा ले आना। हो सकता है वो इतना सा पानी लेके आ जाए। तो यही चीज़ हमें अपने जीपीटी मॉडल्स को बतानी पड़ती है। हमें उनको क्लियरली बताना पड़ता है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, हम क्या चाहते हैं आपसे। हम जिस तरीके का रिजल्ट चाहते हैं वो हमें प्रोड्यूस करके दीजिए। वो कब प्रोड्यूस करके देगा? जब आप किसी प्रॉम्प्ट को क्रिएट करते टाइम ये याद रखेंगे कि उसमें मेरे को क्या कंटेक्स्ट देना है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, आपने बोला कि एक डॉक्यूमेंट मुझे लिख के दे दीजिए, लेकिन ये तो बताइए उसको कि ब्रीफली लिखना है, डिटेल्ड में लिखना है, कैसे लिखना है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक प्रॉम्प्ट पूछते हो, क्वेश्चन को फ्रेम करते हो, उसके बाद हो सकता है आप सेटिस्फाई नहीं हो उस रिस्पॉन्स से, उसके बाद आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मुझे ये प्रॉम्प्ट नहीं पसंद आया, प्लीज़ इसको रिफाइन कीजिए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और उसके बाद जो जीपीटी मॉडल्स होते हैं वो चीज़ों को सीखते रहते हैं और एट द एंड आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स ला के देते हैं। अभी आपको पता होगा कि जो हमारा चैट जीपीटी है उसके कई सारे वर्जन्स अवेलेबल है। जैसे हमको चैट जीपीटी का 3.5 वाला वर्जन भी देखने को मिलता है, या फिर इसके अलावा 4 मिनी वाला वर्जन भी देखने को मिलता है, या 4O वाला वर्जन भी देखने को मिलता है जिसको ओमनी बोला जाता है। अगर आप तीनों के अंदर एक ही प्रॉम्प्ट को डालोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है तीनों में। जो भी रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करके देते हैं उसके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो हमारा 4O वाला वर्जन है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, उसने बहुत सारी चीज़ों से सीखा है, रिफाइन किया है जो भी प्रॉम्प्ट्स उससे पूछे गए, जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए।
लेकिन जहां हम बात करते हैं 3.5 जो कि सबके लिए फ्री है, वो आपको इतने अच्छे से रिस्पॉन्स करके नहीं देता। तो हमें समझ आया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। सिंपल हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं, जैसे हम अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही हमको किसी जीपीटी मॉडल से क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। और हमारे केस में वो जीपीटी मॉडल है चैट जीपीटी। उससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन जितना अच्छा क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, जितना रिफाइन क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, उतना ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस। आपने लूप सुना है कि लूप क्या होता है? एक ही चीज को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसको हम कहते हैं लूप। या फिर बोला जाता है कि आप अपनी फील्ड के अंदर किसी एक चीज को बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आप उसमें एक्सेल कर जाओगे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक चीज को जब हम बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक आइटरेटिव प्रोसेस है, वन टाइम का प्रोसेस नहीं है। बार बार चीजें रिपीट होती रहेंगी। कैसे रिपीट होती रहेंगी, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है आइडिया। आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे ये पूछना है। आपने बोला, अभी हम इसको करके भी देखेंगे। आपने बोला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर मुझे एक यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख के दे दो। तो आपने क्या किया, आपने उस प्रॉम्प्ट को लिखा। इसके बाद चैट जीपीटी ने आपको एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया। और फिर आप क्या करोगे, आप टेस्टिंग करोगे कि यार क्या ये स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है। आप एक फीडबैक प्रोवाइड कराओगे उसको कि मुझे ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, या फिर आप उसको बोलोगे कि थैंक यू सो मच इस स्क्रिप्ट के लिए, मुझे ये काफ़ी पसंद आई। चैट जीपीटी अपने डेटाबेस के अंदर इन सारे रिस्पॉन्सेज को स्टोर करके रखता है। अगर आप उसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तो वो उसको स्टोर करके रखेगा। अगली बार जब सेम टॉपिक के ऊपर कोई बंदा आके क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसको आपको जो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया था वही रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक अच्छा रिस्पॉन्स था जो उसने प्रोड्यूस करके दिया था। लेकिन मान लीजिए अगर आपको नहीं पसंद आता, उस केस में क्या होगा? उस केस में आप चैट जीपीटी की हेल्प कर सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि यूट्यूब के ऊपर ये वाली वीडियो पड़ी हुई है, प्लीज़ आप इसको जाके देखिए। इसके अंदर किस तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा गया है, एक हुक डाला गया है। इस तरीके से मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए जो वायरल हो जाए, जिसको लोग देखना पसंद करें, जो कि इंगेजिंग हो काफ़ी। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप उसको फीडबैक दोगे। यही तो होता है, किसी भी बिजनेस को आप उठाकर देखोगे, अगर उसको रिफाइन होना है या फिर उसको अच्छा परफॉर्म करना है मार्केट में, तो वो फीडबैक फॉर्म हमेशा आपसे फिल कराते हैं। एक कस्टमर को जो चीज़ें चाहिए होती है वो एक कस्टमर को पता होती है। जैसे जैसे वो फीडबैक देता रहता है, वैसे वैसे स्टार्टअप या कंपनियां उसको इम्प्लीमेंट करती रहती है और सीखती रहती है कि अच्छा, यूज़र की ये वाली डिमांड है तो हमको ये वाली चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है, तभी जाके वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा। ऐसे ही चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को आप फीडबैक दोगे तो उसको पता चलेगा कि जो रिस्पॉन्सेज वो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक यूज़र को पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे। अगर वो नहीं पसंद आ रहे तो वो उनको हटा देगा, अगर वो पसंद आ रहे हैं तो वो अपने डेटाबेस में रखेगा और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। उसके बाद आपने उसको फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद डेटाबेस में स्टोर किया। फिर किसी बंदे ने आके पूछा कि मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए। अब उसको पता है कि आपको वो रिस्पॉन्स अच्छा लगा था या नहीं लगा था। मान लेते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा लगा था। इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको जो स्क्रिप्ट उसने लिख के दी थी वो सेम स्क्रिप्ट वो दूसरे बंदे को एज अ रिजल्ट दिखा देगा। देखते हैं कि यूट्यूब की स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है या किसी वीडियो की स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है और उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मेरे पास 3 वर्जन्स अवेलेबल है, GPT-4 है, 4o मिनी है, 4o है। ठीक है, आपके पास अगर 3.5 वाला वर्जन है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है कि जो कंटेंट मेरे को प्रोड्यूस करके दे वो थोड़ा अलग हो सकता है, आपको जो प्रोड्यूस करके दे वो अलग हो सकता है, बट मोर और लेस वो सेम ही होगा। यहाँ पर ये मेरा इनपुट बॉक्स होता है जिसके अंदर मैं किसी भी प्रॉम्प्ट को लिखता हूँ, मैं किसी भी क्वेश्चन को लिखता हूँ, और यहाँ पर मुझे साइड बार में वो दिखाई देता है। देखते हैं, मैंने लिखा राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट। अब देखिए कि मैंने इसके अंदर किसी कंटेक्स्ट को डिफाइन नहीं किया, मैंने एक वेग मैसेज दे दिया। हालांकि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आगे जाके कि बैड प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। ये मेन हाईलाइट होगा इस लेक्चर का कि क्या चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए जिससे जो रिस्पॉन्स आएगा वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट, तो उसको नहीं पता कि क्या टॉपिक है, किस टॉपिक के ऊपर लिखना है। अगर आप अपने दोस्त को बोल देते हो कि यहाँ चले जाओ, तो क्या उसको पता होगा कि यहाँ चले जाओ से क्या मतलब है? उसको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कंटेक्स्ट ही नहीं दिया, आपने बताया ही नहीं कहाँ जाना है। आपने सलमान खान की एक मूवी देखी है रेडी, उसके अंदर उसके एक फादर साहब होते हैं, उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो कंटेक्स्ट डिफाइन नहीं करते कभी। वो हमेशा ये बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वो एक बार बोलते हैं कि जो सलमान खान की होने वाली वाइफ होती है वो उसके लिए बोलते हैं कि पूजा के आने की खुशी में ऑफिस में वो बांटेंगे वो। अब वो बांटेंगे से क्या मतलब होता है, किसी को कुछ क्लियर नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट, लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया कि आपको किस टॉपिक के ऊपर लिखना है। चलो इसको एंटर करके देखते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी हमको क्या बोलता है। हमको कहता है कि श्योर आई कैन हेल्प विद दैट, व्हाट स्पेसिफिक टॉपिक वुड यू लाइक द यूट्यूब स्क्रिप्ट टू बी अबाउट। यानी कि आपको कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं 4o वाला वर्जन यूज कर रहा हूं तो इसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ भी लिया, लेकिन अगर आप 3.5 वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे भी ना। क्या रीजन है? क्योंकि ये एडवांस हमारा वर्जन है, तो इसको पता है कि आप अगर कंटेक्स्ट नहीं भी दे रहे हैं तो ये आपसे उस कंटेक्स्ट को पूछेगा। मैं इस प्रॉम्प्ट को दोबारा लिखता हूं और एक हम इसको कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिखते हैं जिसके अंदर हम उसको सारा कुछ बताएंगे। जितना ज़्यादा इनपुट हो सकता है आप उसको प्रोवाइड करिए, तभी आपको जीपीटी मॉडल अच्छे से एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ कि राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट। अब अगर आपको हिंदी में स्क्रिप्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इन हिंदी। अगर आपको इंग्लिश में स्क्रिप्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो वो इंडिया के कंटेक्स्ट को नहीं उठाएगा, जिस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियोस को क्रिएट करते हो उस कंटेक्स्ट को नहीं उठाएगा, वो एक ग्लोबल कंटेक्स्ट को उठा लेगा। और ग्लोबल कंटेक्स्ट में वो जो भी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख कर देगा वो इंग्लिश में लिख कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट इन इंग्लिश ऑन द टॉपिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस तरीके से आप किसी भी टाइटल वगैरह को डबल कोट के अंदर लिख सकते हो। ये हमारा होता है कि हमने एक सेट पैटर्न के अंदर चीज़ों को लिखा है। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो कि मेरी जो स्क्रिप्ट है वो एक्साइटेड होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड स्क्रिप्ट शुड बी इंगेजिंग। इतना मैंने एक प्रॉम्प्ट को लिखा जिसके अंदर मैंने कुछ कुछ डिटेल्स दिए, कुछ कुछ इनपुट्स दिए, जिसमें पहला इनपुट है कि इंग्लिश के अंदर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। दूसरा है मैंने टॉपिक बताया कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक है, उस कंटेक्स्ट में चीज़ों को लिखना है। और स्क्रिप्ट जो होनी चाहिए वो इंगेजिंग होनी चाहिए।
अदरवाइज अगर जैसे हम आगे भी ये चीज़ को देखने वाले हैं, अगर आप इस तरीके के कीवर्ड्स का यूज नहीं करते तो ये एक रोबोटिक टोन हो जाती है। जैसे रोबोटिक टोन में हमने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल कार एंड पेट्रोल कार। दिस इज अ रोबोटिक टोन। इसमें कहीं भी आपने नेचुरल लैंग्वेज का यूज नहीं किया, जिस लैंग्वेज का हम बातचीत में जनरली यूज करते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन मेरे दोस्त से पूछता तो मैं शायद उसको ऐसे पूछता कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल कार एंड पेट्रोल कार, और मेरे को ना सिंपल टर्म्स के अंदर डिफाइन करिए उसको, और एग्जाम्पल्स ऐसे रियल लाइफ के दियो जो मुझे समझ आने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल लैंग्वेज। हमने अपनी लैंग्वेज में पूछा और हमको यही ट्राई करना है थ्रू आउट द प्रॉम्प्टिंग, कि मैं जो भी प्रॉम्प्ट डालूंगा उसको इस तरीके से डालूं कि वो एक नेचुरल लैंग्वेज का लुक ले। अदरवाइज जो हमको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा वो इतना बोरिंग सा रिजल्ट होगा जो आपको नहीं पसंद आएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको किस तरीके की स्क्रिप्ट लिख के दी है। सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टरी अनलॉकिंग द पावर ऑफ एआई इन इंग्लिश। होस्ट यानी कि मैं एक स्माइल के साथ आपको बोलना चाहता हूँ, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एआई की दुनिया में रिवॉल्यूशन ले रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दोस्तों, आपने एआई और चैट जीपीटी में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन एआई मॉडल्स को कैसे सही तरीके से यूज़ किया जाता है? इस तरीके से मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दी, लेकिन हो सकता है कि मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आए, जैसे अभी हमने बात की थी। तो हम अपना फीडबैक दे सकते हैं और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस होगा। मैंने यहाँ पर लिखा आई एम नॉट लाइकिंग दिस स्क्रिप्ट, प्लीज इम्प्रूव इट एंड store my feedback in your database, store my feedback in your database। ठीक है, और हम एंटर करते हैं, देखते हैं हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है सामने से। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, डेट इज़ मेमोरी अपडेटेड, यानी कि जो भी हम चीज़ें बोलते हैं वो मेमोरी में अपडेट करता है उसको। अगर मैंने कोई फीडबैक दिया है तो मेमोरी में स्टोर करेगा, उसको पता है। यहाँ पर दोबारा से कहता है एनर्जेटिकली नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ये चैनल नेम, और मेरा नेम आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आप इसको फीडबैक भी दे सकते हो। फीडबैक के अलावा आपको कुछ एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पसंद नहीं आ रहा, आप उसको बता सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ये लिख सकते हो, आई लाइक द स्क्रिप्ट। देखो ये देखो ये लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि इज दिस इम्प्रूव्ड वर्जन बेटर फॉर योर नीड्स। मैंने कहा यस, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। तो अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट टाइम किसी दूसरा बंदा जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोई चीज़ पूछेगा, स्क्रिप्ट को लिखवाएगा, तो क्योंकि उसको पता है कि एक बंदे ने बोला है कि यस आई लाइक इट, थैंक यू सो मच, तो इस तरीके से ह्यूमंस के रिस्पॉन्सेस को स्टोर करके रखता है और उसके बाद एक डिसीजन को लेने में कैपेबल हो पाता है कि हाँ ये वाला रिस्पॉन्स अच्छा है, चलो इस वाले रिस्पॉन्स को दिखा देते हैं। मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं कि हमको क्या बोलता है। मेमोरी अपडेटेड हो चुकी है, यू आर वेलकम, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट, इफ़ यू नीड एनी मोर हेल्प और फर्दर ट्विक्स फील फ्री टू आस्क, बेस्ट ऑफ लक विद योर यूट्यूब वीडियो। तो जिस तरीके से एक ह्यूमन बात करता है जब हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो वो हमको थैंक यू बोलता है, इसी तरीके से जीपीटी के मॉडल्स को भी हम इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक ह्यूमन उसके साथ इंटरेक्ट करे तो वो सामने से
एक ह्यूमन की तरह ही इंटरेक्ट करे, ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज को वो समझ पाए और उसी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर रिजल्ट को प्रोड्यूस करके हमें दिखाए। तो ये मेरा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक आइटरेटिव प्रोसेस, जिस प्रोसेस में मैंने समझा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने उसको प्रॉम्प्ट में लिखा, एक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, मैंने फीडबैक दिया, फीडबैक के बाद उसने मुझे दोबारा से स्क्रिप्ट को लिख के दिया, फिर मैंने उसको एक फीडबैक दिया। आगे चलते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज है मेरे पास। इन स्ट्रेटजीज का अगर हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट को लिखते टाइम, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कौन आपको बेटर रिजल्ट ला के देगा? एलएलएम या फिर जीपीटी मॉडल्स। अब एलएलएम की फुल फॉर्म होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन मॉडल्स को हमने बहुत सारा डेटा दिया है और वो डेटा इतना सारा है, इसलिए हमने नाम में ही इनके लगा दिया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, कि इतने बड़े हैं, इतना सारा डेटा है इनके पास, जैसे इसके डेफिनेशन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर एडवांस एआई सिस्टम ट्रेन्ड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। यानी कि बहुत सारा डेटा, हमने उसको सारी चीज़ें बताई है। हमने अगर मान लीजिए कि मैं अगर आपको एआई पढ़ा रहा हूँ, तो एआई का बहुत सारा डेटा मैंने उसको प्रोवाइड कराया है। या फिर नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो हम क्लास वाइज सीखते हैं। इसी तरीके से हमने उसको नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक का जो भी डेटा था, जो भी चैप्टर्स से, सारे के सारे उसको प्रोवाइड करा दिए। तो हमने वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा उसको प्रोवाइड किया ताकि वो इसको समझ सके और जनरेट कर सके ह्यूमन लाइक लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को। तभी तो हम जब भी किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, तो वो हमको जो आंसर प्रोड्यूस करके देता है, वो उसी तरीके का प्रोड्यूस करके देता है। दे कैन परफॉर्म टास्क सच एज आंसरिंग क्वेश्चंस, जैसे आपके टीचर्स करते हैं ना, उसी तरीके से अगर आपको एक एस्से राइटिंग कराना है, तो भी ये आपको करके दे देगा। एस्से राइटिंग के अलावा अगर आपको एक ईमेल जनरेट कराना है, तो वो भी करके दे देगा। किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन करना है, तो ये वो भी चीज़ करके दे देगा। रिकग्नाइज करता है पैटर्न्स को और कंटेक्स्ट को किसी लैंग्वेज के। ये हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। बहुत सारा डेटा इनके पास है। अब हम बात करते हैं ना कि हमको कंटेक्स्ट बताना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए कंटेक्स्ट बताना ज़रूरी है। मैंने बोला राइटिंग अ स्टोरी, उसके पास बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल है, तो उसको नहीं पता कि वो आपको कौन सी स्टोरी सुनाए। हो सकता है कि कोई इर्रिलेवेंट सी स्टोरी आपके सामने ला के रख दे, अब क्या करोगे? जैसे हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, राइट अ स्टोरी, एंटर किया मैंने, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। राइट अ स्टोरी, श्योर, द लोस्ट कॉज ऑफ एल्डोरिया। इसने हमको स्टोरी तो लिख के दे दी, लेकिन हमको तो नहीं पसंद आई ये, हमने तो नहीं मांगी थी ये वाली स्टोरी। लेकिन क्योंकि इसके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो इसने उस डेटा में से कुछ भी एक निकाल के दे दिया। मेरा भांजा है छोटा, अगर वो मुझसे ये बोलेगा कि मामा एक कहानी सुना दो, तो हो सकता है मैं उसको कोई भी कहानी सुना दूं। लेकिन अगर वो मुझे एक कंटेक्स्ट देगा, बोलेगा मामा भूत की कहानी सुना दो, तो मैं उसको भूत की कहानी सुनाऊंगा। यानी कि कंटेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अगर भूत की कहानी में भी मैंने कोई भी भूत की कहानी सुना दी, तो वो क्या बोलेगा कि इस वाले भूत की कहानी सुना दो। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से हमको बताना पड़ता है कि अगर हम इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर कि हमको एक स्टोरी लिख के दे दो, हमने बोला राइट अ स्टोरी ऑन संता एंड बनता। बहुत पुराना है ये, पर ये अभी दिमाग में आ गया तो मैं लिख देता हूँ इसको। तो अब ये क्या करेगा, संता एंड बनता मैजिकल एडवेंचर के ऊपर पूरी की पूरी कहानी को लिख के दे दिया। अब आप इसको बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि ये कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। तो आपको कहानी का नाम देना पड़ेगा, आपको कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। अब बात आती है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं का जो दूसरा नाम होता है, वो होता है जीपीटी मॉडल। अब जीपीटी के अंदर आपको 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे। उन 3 टर्म्स के बारे में बातें करते हैं
कि क्या होती है और इनके काम क्या होते हैं। जीपीटी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है जनरेटिव, पी का मतलब होता है प्री ट्रेंड और टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव का मतलब है दिस रेफर्स टू द मॉडल एबिलिटी टू जनरेट टेक्स्ट मीनिंग। इट कैन क्रिएट न्यू सेंटेंस, पैराग्राफ, स्टोरी, जोक्स, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द इनपुट इट रिसीव्स। यानी कि ऐसी चीजें जनरेट करने की कोशिश कर रहा है जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कहानी चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया कि कीबोर्ड और माउस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनकी लव स्टोरी के ऊपर एक कहानी बताओ, तो ऐसी कोई कहानी शायद आपने पहले ना सुनी हो या फिर एग्जिस्ट नहीं करती हो। लेकिन इसके पास क्योंकि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, उस डेटा को उठाएगा, उसको उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा और हमको एक स्टोरी ला के लिख के दे देगा। प्री ट्रेंड का मतलब क्या है कि हमने इसको पहले से ट्रेंड करके रखा हुआ है। बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। जैसे कोई मशीन होती है ना, उस मशीन को हम डेटा देते हैं, पहले उसको सिखाते हैं, उसको ऐसे ही हम मार्केट में नहीं उतार देते। आपने बहुत सारी रोबोटिक्स कंपनीज के नाम सुने होंगे, आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी छोटी छोटी, जहां पर वो सिखा रहे हैं कि अगर सामने कोई बैरियर आए या ऑब्स्टेकल आए तो आपको जंप करना है। या फिर एक ऐसे रोबोट को जिसको कि हम बैटल फील्ड में लड़ने के लिए तैयार करते हैं, तो हम उसको बताते हैं, हम उसको डेटा देते हैं कि देखो जो हमारा एनिमी है वो इस तरीके का एनिमी है, उसके पास जो आर्म्स या एमिनिशंस है वो इस तरीके के आर्म्स एंड एमिनिशंस है। वरना ये हो सकता है ना कि अगर उसको डिफरेंस करना नहीं आए तो वो अपने ही लोगों को मार दे। तो इसलिए हम प्री ट्रेंड करते हैं, जैसे हम एक बच्चे को प्री ट्रेंड करते हैं। आप बच्चे का एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हो कि बच्चा धीरे धीरे उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाता, वो क्या बोलता है, वो पानी को भी मम्मम बोलता है। आधी बार समझ आता है, आधी बार नहीं समझ आता। जब नहीं समझ आता तो हो सकता है कि वो कह कुछ और रहा है, आप ला के उसको कुछ और दे रहे हो। यही हमारा जीपीटी मॉडल्स के साथ होता है कि अगर हम क्लियर एक प्रॉम्प्ट नहीं लिखते तो हो सकता है कि वो हमें कुछ और रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दे जो हमें नहीं चाहिए था। इसी तरीके से जो मशीन्स होती हैं उनको प्री ट्रेंड किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना नर्सरी क्लास के अंदर, देखो ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, सी फॉर कैट होता है, डी फॉर डॉग होता है, कै कबूतर होता है, खे खरगोश, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जब वो अगली क्लास में जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि ये स्टोरीज होती है, स्टोरीज के थ्रू हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। या फिर रियल लाइफ में जब सपोज करो कि वहाँ पर आग लगी हुई है तो हम बच्चे को वहाँ जाने से रोकते हैं, हम उसको बताते हैं कि ये बहुत गर्म है, जल जाओगे, वहाँ नहीं जाना। तो वो धीरे 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 सारी चीज़ों को अपनी मेमोरी के अंदर फीड करता है और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाता है, मिच्योर हो जाता है, तो वो चीज़ों को समझने लगता है। और उसके सामने जब एक नई कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी वो एक डिसीजन लेने में कैपेबल होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पास के एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। उस डेटा के का यूज़ करके वो एक आंसर को, एक डिसीजन को ले पा रहा है। दिस प्री ट्रेनिंग हेल्प द मॉडल अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड कंटेक्स्ट। एक स्ट्रक्चर और एक कंटेक्स्ट हम उसको बताते हैं कि आपको इस तरीके से समझनी है चीज़ें। तब ही जब एक यूज़र यूज़ करता है एक जीपीटी मॉडल को तो वो एक स्ट्रक्चर को बताता है, एक कंटेक्स्ट को बताता है और जीपीटी मॉडल हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज ला करके देते हैं। अगली चीज़ है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है दिस इज द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज्ड इन जीपीटी। न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपने सुना होगा, हमारे माइंड के अंदर न्यूरल नेटवर्क होता है, बिलियंस ऑफ कोशिकाएं होती है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हम कुछ भी चीज़ जब सोचते हैं तो विद इन अ सेकेंड एक जगह से थॉट होके दूसरी जगह पर जाता है, दूसरी जगह से वो तीसरी जगह पर जाता है, तीसरी जगह से चौथी जगह पे जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर का काम होता है।
Transformers are designed to process and generate sequence of text efficiently, making them very powerful for language related task। यानी कि हमने इनको इतना पावरफुल बना दिया है डेटा दे करके कि जो चीज़ हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं वो हमको प्रोड्यूस करके दे देते हैं। तो ये हमारा होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरी 6 स्ट्रैटेजीज कौन सी है जिन 6 स्ट्रैटेजीज को आप समझ सकते हो एक प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए। सबसे पहली चीज आती है कि राइट क्लियर इंस्ट्रक्शन। आप जो भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो आपको पता है कि आपको वो क्लियरली लिखना है, आपको वो कुछ भी नहीं लिख देना। आप जैसे अभी हमने देखा कि राइट अ स्टोरी, इस राइट अ स्टोरी में आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं बताए। अगर मैंने किसी को बोला जाओ जाकर थप्पड़ लगा दो, तो मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि किसको थप्पड़ लगाना है, वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, कितने बजे वो आता है, कितने बजे जाता है, नहीं। तो आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, जो कि अभी हम देखेंगे। एक बैड प्रॉम्प्ट एक गुड प्रॉम्प्ट के बीच के डिफरेंस को, कि जब हम क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ बैड प्रॉम्प्ट। इसके अलावा सेकेंड स्ट्रैटेजी जो आप प्रॉम्प्ट लिखते टाइम ध्यान में रख सकते हो वो है प्रोवाइड रेफरेंस टेक्स्ट। होता है ना, बुक के पीछे लिखा रहता है कि रेफरेंस यहाँ से हमने लिया है। अगर मुझे आज नोट्स बनाने होंगे तो मैं कहीं ना कहीं का रेफरेंस लूँगा, किसी बुक का रेफरेंस लूँगा, किसी यूट्यूब वीडियो का रेफरेंस लूँगा। मैं ऐसा नहीं होगा कि अपने दिमाग में कुछ भी आ गया और उस चीज़ को लिख दिया। मेरे दिमाग में चीज़ें कैसे आएंगी? नहीं आ सकती किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर चीज़ों को सीखते रहते हैं, वो फीड होती रहती है, वो एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, वो कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ बेकार एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उनसे हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद हम एक डिसीजन को ले पाते हैं। तो हमें रेफरेंस टेक्स्ट को देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि दिस इज़ द रेफरेंस टेक्स्ट, कि देखो ये वाली बुक का आप रेफरेंस ले सकते हो, और इसके बाद आपको हमें रिजल्ट दिखाना है। थर्ड हमारे पास जो स्ट्रेटजी आती है डेट इज स्प्लिट कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर सब टास्क। प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि एक चीज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या इससे पहले चलते हैं, और जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आई थी या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आई थी तो हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक रिमोट है, इस रिमोट के अंदर मुझे काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे टास्क दिए गए हैं। मान लीजिए कि अगर इस रिमोट के अंदर मैं एक ही बटन बना देता जो बटन सारी चीज़ों को करता। अगर आप इसको एक बार दबाओगे तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा, अगर आप इसको 2 बार दबाओगे तो टीवी आपका बंद हो जाएगा, अगर आप इसको 3 बार दबाओगे तो आप 1 नंबर वाले चैनल पे चले जाओगे, अगर आप इसको 4 बार दबाओगे तो आप 2 नंबर वाले चैनल पे चले जाओगे। मैंने क्या किया, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, मैंने उसको सब टास्क के अंदर डिवाइड नहीं किया, मैंने उसकी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आपको लाके दे दिया कि एक बटन है, एक बार दबाओगे ये होगा, 2 बार दबाओगे ये होगा। जबकि इस रिमोट के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैंने हर एक बटन के लिए एक मॉड्यूल बना दिया। अगर आपको 1 नंबर चैनल पे जाना है तो यहाँ पर आपको 1 लिखा मिलेगा, अगर आपको टीवी को ऑन या ऑफ करना है या बाकी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन या ऑफ करना है तो आपको रेड कलर का एक बटन दिखाई देगा। अगर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हमने एक सब टास्क दिया हुआ है, हमने एक सब टास्क यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड कर कर सब टास्क के अंदर डिवाइड किया हमने, और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व हुई, सॉल्यूशन हमको मिला। तो इसी तरीके से जब आप एक प्रॉम्प्ट को लिखते हो तो ऐसा ना हो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपने पूरा का पूरा एक बार में लिख दिया, आप उसको छोटे छोटे टास्क में लिखिए। आप उसको बताइए कि देखो आपको ये वाली फंक्शनैलिटी को बनाना है, इसके बाद आपको ये वाली फंक्शनैलिटी को बनाना है। जैसे कैलकुलेटर के अंदर हमारी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होती है, हमारे पास सम करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम छोटे छोटे टास्क उसको बता सकते हैं। इसके बाद
फोर्थ जो हमारे पास स्ट्रैटेजी है दैट इज गिव द मॉडल टाइम टू थिंक। ऐसे नहीं करना कि आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया और वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, क्योंकि रील का टाइम है ना आजकल। रील के ज़माने में हमारा सब्र खो चुका है कहीं पे। तो हमको ये चाहिए, अगर अगर आज आज हम सब 5G नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। अगर थोड़ी देर के लिए किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर हम 4G नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाए या 4G प्लस नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाए तो हमारे हाथ पाँव फूलने लगते हैं। हमको लगता है कि यार हमने अभी इतनी ये वेबसाइट खोलने के लिए डाली थी और इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जो हमारे मॉडल होते हैं, जीपीटी मॉडल होते हैं, जैसे चैट जीपीटी हमारा मॉडल है, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अगर वो 1 सेकंड ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है, दीजिए उसको। ऐसे रश नहीं करना, ठीक है। केओस क्रिएट नहीं करना कि अरे इतना टाइम लगा दिया यार तुमने, तो 2 सेकंड लगा दिए या तुमने तो 3 सेकंड लगा दिए। नहीं, ये चीज़ कभी नहीं करनी। उसको प्रॉपर टाइम देना है ताकि वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट को ला कर दे। पांचवी स्ट्रेटेजी जो है वो है यूज एक्सटर्नल टूल्स। आपने देखा होगा कि जब चैट जीपीटी स्टार्टिंग में इनिशियली आया था तब उसकी कुछ लिमिटेशन थी। उन लिमिटेशन में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो एक पर्टिकुलर ईयर तक का डेटा दिखाता था, 2021 तक का डेटा दिखाता था। क्योंकि वो किसी एक्सटर्नल टूल्स की हेल्प नहीं ले रहा था, वो गूगल पे नहीं जा रहा था, वो नहीं देख रहा था चीज़ों की। अगर मैंने उससे पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर या फिर कल क्या हुआ, कल के वेदर के बारे में चीज़ें बताइए, वो नहीं बता पाता था क्योंकि वो किसी एक्सटर्नल टूल का यूज़ नहीं करता था। अगर आपको किसी एक्सटर्नल टूल के बारे में पता है, आपको उसका नाम पता है, तो आप डाल सकते हो प्रॉम्प्ट के अंदर, इनपुट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि देखो ये वाले टूल का यूज़ कर लेना बेशक, लेकिन मेरे को जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके देना है वो बहुत ही अच्छे वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके देना है। लास्ट है टेस्ट चेंजेस सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली चीज़ों को चेंज करना है। पहले स्टेप में मैंने कुछ पूछा, मैंने पूछा कि मेरे को एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख के दे दीजिए। सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने जब उसको चेंज किया तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, एक काम कीजिए इसका एडवांस वाला वर्जन मेरे को दिखाइए। एडवांस वाले वर्जन से मैं सेटिस्फाई हूँ। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स मुझे आ सकती है अगर मैं एडवांस वाले वर्जन को यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली टेस्ट को चेंज करना है। ऐसे नहीं करना कि एक ही बार में सब कुछ आपने लिख दिया। तो ये कुछ 6 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम एक प्रॉम्प्ट को लिखते टाइम ध्यान भी रखेंगे, और अभी हम जब चैट जीपीटी पर जाकर प्रॉम्प्ट्स को लिखेंगे तब हम वहाँ भी इनका यूज़ होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है और सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिसको हम डीप डाइव करेंगे, जाएंगे चैट जीपीटी पर और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये 10 बैड प्रैक्टिसेस है जो लोग यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा लाइफ के अंदर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना। अगर आपको सक्सेस पानी है तो ठीक है, बाकी लोगों को पता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जिसको ये पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं करना, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। जैसे अगर आपको पता है कि रील के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप अपना जो भी टाइम है उसको एक अच्छी चीज़ में लगाओगे। तो ऐसे ही 10 बैड प्रैक्टिसेस है कि जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो कुछ लोग इनका यूज़ करते हैं। तो हम कैसे देखने वाले हैं, पहले हम एक बैड प्रॉम्प्ट को देखेंगे, उसके बाद हम एक गुड प्रॉम्प्ट को देखेंगे, यानी कि उसके इम्प्रूव वाले वर्जन को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है वो है वेगनेस, यानी कि पहली प्रैक्टिस जो है वो है वेगनेस। अब वेगनेस से मेरा मतलब क्या है? मैंने बोला टेल मी अबाउट इट, इसके बारे में बताना भाई, या फिर एक्सप्लेन दिस। एक्सप्लेन दिस में क्या एक्सप्लेन करना है? ये क्या है? ये वेगनेस है। या फिर व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? आप ये तो बताओगे ना कि किस बारे में आप पूछ रहे हो। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि वेगनेस, वेगनेस जो हमारे पास बैड प्रैक्टिस है उसकी प्रॉब्लम ये है कि हम क्लियरिटी नहीं दे रहे अपने जीपीटी मॉडल को। जब तक हम क्लियरिटी नहीं देंगे तब तक यही प्रॉब्लम आने वाली है।
वो हमको बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो देखते हैं, वेगनेस के अंदर हमने समझ लिया कि अगर मैं कुछ भी ऐसे लैक ऑफ क्लैरिटी वाला क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्सप्लेन दिस, टेल मी अबाउट दिस, या फिर व्हाट शुड आई डू, तो ये हमको कोई रिजल्ट नहीं ला के देगा। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले तो हमको बेटर रिजल्ट ला के देता है। तो देखते हैं कि इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं इस पर, अपने प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ से हम एक नए प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास था टेल मी अबाउट इट, लेकिन ये हमारा क्या था, एक बैड प्रैक्टिस है कि हमने क्लैरिटी नहीं बताई। इसको अगर हमें अच्छे तरीके से लिखना है, एक गुड प्रॉम्प्ट में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? मैं ये लिख सकता हूँ, टेल मी अबाउट दी बेनिफिट, या इसके अलावा भी आप जो आप प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे क्लियरली क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताना है। बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, तो मैंने यहाँ पर बताया कि रेगुलर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में, या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ताकि हमने अब क्या किया, हमने पूरा इसको बताया अच्छे से कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हमको बता दीजिए कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में। तो हमने एंटर किया और देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट ला के देता है। रेगुलर एक्सरसाइज ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जैसे क्या क्या करता है, अगर इम्प्रूव हार्ट एफिशिएंसी करता है, लोअर ब्लड प्रेशर करता है, तो ये सारी चीज़ें करता है अगर आप इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखते। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते, टेल मी अबाउट इट, सिर्फ आपने इतना लिखा है, तो ये मैंने एंटर किया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। श्योर हेयर इज़ अ मोर डिटेल्ड। अब आप बोलोगे रिजल्ट लाके तो दे दिया, हाँ, क्योंकि इसने डेटा स्टोर किया था ये वाला, इसलिए इसने लाके दे दिया। अगर मैं एक नए प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेल मी अबाउट इट, अब देखिए क्या आंसर लाके देगा। वुड यू प्लीज स्पेसिफाई व्हाट वुड यू लाइक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो हमसे इन्फॉर्मेशन ये पूछेगा, क्योंकि ये एडवांस मॉडल है तो हमसे इन्फॉर्मेशन पूछ भी रहा है। लेकिन हो सकता है कि 3.5 वाला मॉडल आपसे इन्फॉर्मेशन ना भी पूछे। सेकंड था मेरा कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ये था मेरा बैड प्रैक्टिस कि मैंने कुछ क्लैरिटी ही नहीं दी। व्हाट शुड आई डू, इस बारे में आप बात कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप अपने दोस्त से ही बात करते हो तो आप उसको बताते हो। तो मैं यहाँ पर लिख तक सकता हूँ, व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक टू इम्प्रूव माई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एट वर्क। तो आपने पूरा कंटेक्स्ट बताया है, आपने पूरी क्लैरिटी दी है कि मुझे किस बारे में जानना है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एट वर्क के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए। तो ये आपको टिप्स दे देगा, लेकिन आपको इसको क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताना पड़ेगा। जैसे इसने हमको बताया, सेट क्लियर गोल्स, प्लान एंड ऑर्गेनाइज आपको करना पड़ेगा चीज़ों को। टाइम ब्लॉकिंग, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, delegate and collaborate, learn to say no, reflect and adjust, invest in personal development। तो ये सारी की सारी चीज़ों की हमको लिस्ट बना के दी है इसने। क्यों बना के दे पाया? क्योंकि हमने एक अच्छे प्रॉम्प्ट का यूज़ किया। इसके अंदर जो भी लैक ऑफ क्लैरिटी थी हमने उसको सही से किया, हमने उसको कंटेक्स्ट बताया, हमने उसको स्पेसिफिसिटी बताई। अगले प्रॉम्प्ट को देखते हैं। अगला प्रॉम्प्ट था कि एक्सप्लेन दिस से मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पर मैं इसको कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, मैं इसको नाम बता रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, और साथ में मैं लिखता हूँ कि इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस के बारे में भी मुझे जानना है। और एक पर्टिकुलर फील्ड बता दिया मैंने, फाइनेंस की फील्ड के अंदर हमें चीज़ें चाहिए। तो हमने इसके अंदर 3 चीज़ों को बताया कि ब्लॉकचेन के बारे में बताइए, इसके पोटेंशियल एप्लीकेशन के बारे में बताइए, फाइनेंस की फील्ड में। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये हमें बेहतर रिजल्ट को प्रोड्यूस करके देता है, रादर देन कि आप
वेग एक प्रॉम्प्ट को छोड़ दो, वेगनेस के साथ छोड़ दो कि आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने सिंपल ये लिख दिया टेल मी अबाउट इट, नहीं पता चलेगा। दूसरा हमारा अ, जो चीज़ हमें, जो प्रैक्टिस हमको नहीं आदत में डालनी चाहिए, वो है ओवरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। अननेसेसरी किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम एक ऐसी लैंग्वेज को लिखते हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा होगी, तो हो सकता है कि जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी टेक्निकल टर्म्स में मिले या फिर जीपीटी मॉडल को नहीं समझ आए। हमने एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था अभी, और वो चीज़ थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज के अंदर रिजल्ट्स को चाहिए। यही हमारा गोल है। एक जीपीटी मॉडल को हमें इसी तरीके से बनाना है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ जिस प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स होगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपाउंड अपॉन दी मल्टीफेसेट। आप मेरे साथ साथ इन प्रॉम्प्ट को लिख सकते हो। रेमिफिकेशंस, देखिए अब इसके अंदर जितने भी मैं वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ वो आपको लग सकता है कि थोड़े से आपको नहीं समझ आ रहे। एंथ्रोपोजेनिक, क्लाइमेट चेंज ऑन टेरिटोरियल, मैं आपको बताता हूँ उनकी क्या मतलब होते हैं। एंड मरीन इकोसिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर लिखते हैं एम्फसाइज द सिनर्जेटिक इफेक्ट, synergetic effect on biodiversity and biological cycles and biological cycles। ये एक मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। अब आप इसके अंदर देखोगे कि यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज जो करते हैं, लेकिन हमने क्या करा, इसको एंथ्रोपोजेनिक लिख दिया, यानी कि हमने इसकी लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। इसके अलावा अगर हम देखोगे टेरिटोरियल का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, सिंपल लैंड लिख देते यार, लेकिन हमने नहीं लिखा। इसके बाद हमने मरीन इकोसिस्टम लिखा, मरीन का मतलब होता है जो ओशियन वाला आपको इकोसिस्टम है वो, तो हम यहाँ ओशियन लिख सकते थे। सिनर्जेटिक इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की जगह हम लिख सकते थे कि प्लांट और एनिमल के ऊपर आप उस साइकिल के ऊपर हमें कुछ बताइए। तो इस तरीके से आपको बचना है कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ ना किया जाए। तो इस वाले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं, हम चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया हुआ है प्लीज़ इसको सिंप्लीफाइड करिए, रीफ्रेज इट, तो ये हमको सिंप्लीफाई करके दे देगा। हालांकि हम इसको खुद से सिंप्लीफाई करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं। मैंने लिखा एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन कोज्ड क्लाइमेट चेंज अफेक्ट लैंड। अब देखो जहाँ पर हमने टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ था वहाँ पर हमने लैंड लिखा है, एंड जहाँ पर हमने मरीन लाइफ लिखी थी वहाँ पर हमने ओशियन लिख दिया, एंड ओशियन इकोसिस्टम। इसके बाद हमने लिखा फोकसिंग ऑन इट्स इम्पैक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल। जहाँ पर हमने लिखा हुआ था बायोडाइवर्सिटी, उसकी जगह पे हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमने लिखा प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल लाइफ एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो हमने अपने प्रॉम्प्ट को कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा है, और इसके बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमको रिजल्ट जो ला के देगा वो ह्यूमन लैंग्वेज की टच वाला रिजल्ट ला के देगा। जैसे इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन कोज्ड क्लाइमेट चेंज प्राइमरली ड्रिवन बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये हमको सभी को पता है, डिफोरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग लैंड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो हमको कोशिश करनी है हमेशा कि जिस तरीके का हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज हमारी सिंपल होनी चाहिए। इससे पहले जो हमने
प्रॉम्प्ट लिखा था उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? उसके साथ प्रॉब्लम थी कि हमने टेक्निकल टर्म्स का ज़्यादा यूज़ किया था, हमने जार्गन्स का ज़्यादा यूज़ किया था, जो कि हमें करने से हमेशा बचना है। तीसरा देखते हैं, हमारा तीसरे बैड प्रैक्टिस क्या है? तीसरी है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर पाते हो उस चीज़ की, पॉसिबल हो पाती है एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब बेसिकली होता है कि अगर एक चीज़ है तो उसके बारे में मैंने ये इंटरप्रेट भी कर दिया, वो इंटरप्रेट भी कर दिया, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें बता दी, एक से ज़्यादा चीज़ें बता दी एक ही चीज़ के बारे में, ठीक है? देखते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा, टेल मी मोर अबाउट दैट। अब मुझे नहीं पता किस बारे में पूछ रहे हो आप, टेल मी मोर अबाउट दैट, किस बारे में मैं बताऊं? हो सकता है कि अगर मेरे दोस्त ने मुझसे ये पूछा टेल मी मोर अबाउट दैट, तो हो सकता है वो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा हो, तो मैं उसको वो भी बता सकता हूँ। हो सकता है वो मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहा हो, उसको मैं वो भी बता सकता हूँ। तो ये दोनों ही क्या है, उस क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है ये एम्बिग्यूटी वाला प्रॉम्प्ट है, ये क्लियर प्रॉम्प्ट नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंटरप्रिटेशन एक से ज़्यादा पॉसिबल हो पा रहे हैं। मैं उसको किसी भी इंटरप्रिटेशन में बता सकता हूँ चीज़ें। मैं हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दूँ, हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में बता दूँ, हो सकता है मेरे जो कलीग्स हैं उनके बारे में बता दूँ। तो ये ऐसा कोई भी प्रॉम्प्ट हमको जनरेट नहीं करना जो कि एम्बिग्यूटी को प्रोड्यूस करे। इसको हम हटा देते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, टेल मी मोर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कैफीन ऑन स्लीप पैटर्न्स। तो मैंने इसको बताया पूरा। अब मैंने एम्बिग्यूटी के साथ नहीं छोड़ा इसको, मैंने इसको बताया कि मुझे किस चीज़ के बारे में जानना है। मुझे जानना है कि कैफीन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मुझे रिजल्ट लाके यहाँ पर दिखा देगा, इंक्रीज्ड अलर्टनेस, स्लीप ऑनसेट, स्लीप ड्यूरेशन, स्लीप क्वालिटी। तो ये क्या हो गया कि ये मेरी एक बैड प्रैक्टिस है कि मैं एम्बिग्यूटी को अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ले करके आ रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। फोर्थ देखते हैं बैड प्रैक्टिस क्या होती है, ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट विदाउट डायरेक्शन। आपने एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिख दिया जो कि ओपन एंडेड है, जिसके बारे में ना उसके स्टार्टिंग का पता ना उसके एंडिंग का पता, और आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट भी मिल जाए। जैसे यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मेरा प्रॉम्प्ट है डिस्क्राइब योर थॉट्स। अब इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो ओशियन होता है, समुद्र होता है एक तरीके से। उसके अंदर दुनिया भर के थॉट्स आते रहते हैं। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ डिस्क्राइब योर थॉट्स, तो भाई क्या बताए, क्या डिस्क्राइब करे? ठीक है, मेरे दिमाग में तो कुछ कुछ चल रहा है। मुझे ये है कि अरे पैसे कहाँ से आएंगे यार, मुझे बड़ा आदमी बनना है, या फिर यार मेरी फैमिली अच्छे से रहे। इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये क्या चीज़ है कि ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट, ना इसका शुरुआत है कहीं ना ख़त्म है। तो इस तरीके के प्रॉम्प्ट नहीं डालने हमको, इनको ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट हम बोलते हैं। डिस्क्राइब योर थॉट्स, तो ऐसे हमको कभी प्रॉम्प्ट नहीं लिखने। हमको क्या लिखना है, हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डिस्क्राइब योर थॉट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। आप देख पाओगे कि यहाँ पर क्या है कि मैंने बोला, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ अपने जीपीटी मॉडल से कि प्लीज़ मुझे बताइए आप, आपके थॉट्स क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने थॉट्स बताइए। तो हमने इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ा है, अब हमने एक कंटेक्स्ट बता दिया उसको। तो ये हमको पूरा बताएगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या चीज़ है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या चीज़ है। एनजाइटी एंड डिप्रेशन हो जाता है कि कई बार होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे गए, हमने एक पिक्चर को पोस्ट कर दिया और वहाँ पर अगर लाइक नहीं आए, पहली वाली पिक्चर पे अगर मान लीजिए 500 लाइक आए थे, सेकंड वाली पे सिर्फ 100 लाइक आए, तो आप एंजाइटी में चले जाओगे कि यार क्यों, मतलब लो लो। आपको आपको एक वैलिडेशन चाहिए होती है, और वैलिडेशन भी कहाँ पर चाहिए होती है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहिए होती है, जो कि अपने आप में ही गलत है। तो आपको इस चीज़ से बचना है कि आपको इस तरीके के प्रॉम्प्ट नहीं लिखने।
पांचवी जो बैड प्रैक्टिस हमारे पास है डेट इज बायस्ड प्रॉम्प्ट, यानी कि बायस्ड का मतलब समझते हो ना, कि एक तरफ आप झुक रहे हो, एक चीज़ का फेवर कर रहे हो, दूसरी चीज़ के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। जबकि हमको ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रॉम्प्ट हमको कभी नहीं लिखने चाहिए। जैसे कुछ प्रॉम्प्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आर बेटर देन पेट्रोल व्हीकल, तो मैं पेट्रोल व्हीकल की तो बात ही नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ क्या बोला कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे अच्छे हैं, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पर कैसे पड़ रहा है, यानी कि बैड इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने ये तो नहीं पूछा कि गुड इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, यानी कि मैं वन साइडेड बायस होकर चीज़ों को पूछ रहा हूँ। या फिर मैंने पूछा कि वाई इज द न्यू हेल्थ केयर पॉलिसी अ फेलियर, भाई उसके कुछ एडवांटेजेस भी तो होंगे। आपने देखा था कि थोड़े टाइम पहले जब फार्मर के कुछ 3 नियम आए थे, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ हम बातें नेगेटिव चीज़ों की कर रहे थे कि यार इससे ये नुकसान हो जाएगा, इससे ये नुकसान हो जाएगा, ये इससे नुकसान हो जाएगा। पाम बिल के अंदर हमने ये देखा कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो हमको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लेके चलना चाहिए, न्यूट्रल होके बातें करनी चाहिए। तो इसलिए हमको बायस्ड प्रॉम्प्ट के कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हमको पता चल गया कि पहला बायस्ड प्रॉम्प्ट है हमारा, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं, हम उसके एडवांटेजेस के बारे में भी पूछेंगे, हम उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पूछेंगे, हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में भी पूछेंगे, हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी पूछेंगे। जैसे पहला प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड disadvantages of electrical cars and petrol cars। मैंने यहाँ पर दोनों के एडवांटेजेस के बारे में बात किया है, मैंने यहाँ पर दोनों के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की है। मैंने यहाँ पर बायस्ड होकर सिर्फ ये बात नहीं की कि वाई इलेक्ट्रिकल कार्स आर बेटर देन पेट्रोल कार्स। एंटर करते हैं, हमको एडवांटेजेस भी देखने को मिलेगी ईवी की, हमको डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगी, हमें पेट्रोल व्हीकल की भी एडवांटेज देखने को मिलेगी, डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा हम एक और प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। अब देखिए इसके अंदर आप देखोगे कि मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बातें की है और मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बातें की है। सोसाइटी के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होगा। तो अभी हमको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, जहां पर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी बात होगी, नेगेटिव चीज़ों के भी बारे में बात होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने सिर्फ ये पूछ लिया कि बताओ कि वाई सोशल मीडिया इज़ बैड फॉर द सोसाइटी। यहाँ पर तो मैं एक बायसनेस की तरफ जा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी और चीज़ से। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्यों, जैसे न्यूज़ चैनल होता है ना, आप देखोगे कि न्यूज़ चैनल हमारे 2 धड़ों में बट चुके हैं। एक पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करता है, एक नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करता है। जबकि होना क्या चाहिए, हमेशा न्यूट्रल चीज़ों के बारे में बातें होनी चाहिए। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे को पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलेगी, नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेगी। जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करूँ तो कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कितनी जल्दी किसी न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है। तो ये क्या है कि आप अवेयर रहते हो। ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, सोशल मीडिया की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अगर नेगेटिव की बात करूं तो वही होगा कि मेंटल हेल्थ का इशू, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा। एआई के आने के बाद डीप फेक हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े टाइम बाद आप एक जो थिन लाइन है ना, आप वो भी क्रॉस हो जाएगी। एआई उसको भी क्रॉस कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि फेक क्या है और रियल क्या है। आप उसके बीच के डिफरेंस को भूल जाओगे।
जो हमारा थर्ड प्रॉम्प्ट था वो क्या था कि अब जैसे हेल्थ केयर पॉलिसी हमने बोला कि वाई इट इज़ अ फेलियर, इसकी जगह पे आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है इसकी, वो हमको बता दीजिए। तो वो प्रॉम्प्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो कि व्हाट आर दी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके की चीज़ों की बात की है, स्ट्रेंथ की बात भी की है, वीकनेस की बात भी की है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देखोगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, हालांकि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिख दिया, हम हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में बात करते थे, पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में भी हमारी बातें की है और वीकनेस के बारे में भी बातें की है कि इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आने वाले हैं, जो कि हमको काफ़ी बार देखने को भी मिलता है कि इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कतें आती है। डिजिटल डिवाइड, ठीक है, कुछ लोगों के पास मोबाइल है, कुछ लोगों के पास नहीं मोबाइल है, जबकि हम एम्फेसाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस पर कर रहे हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक ब्रिलियंट आइडिया है। कोविड के टाइम पे हमने देख लिया कि हाइब्रिड एजुकेशन इज फ्यूचर। आपको ऑफलाइन एजुकेशन देना है वो ठीक है, लेकिन आपको ऑनलाइन पे भी एम्फेसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आप लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो, तो उससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो हमने देखा कि क्या हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ थी, कुछ वीकनेस थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या इसके अलावा हमने देखा कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे या नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे। इसके अलावा जो हमारा 6 बैड प्रैक्टिस है, डेट इज रोबोटिक टोन, कि रोबोटिक टोन में हमने क्वेश्चन का आंसर किया। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अभी, कि हमको रोबोटिक टोन में बातें नहीं करनी, हमको नहीं पूछना है कि ये व्हाट आर दिस, ये हमको नेचुरल लैंग्वेज की तरफ जाना है। मान लीजिए कि मैंने बोला कि डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने ये चीज़ लिखी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ह्यूमन टच दे सकता हूँ। अगर मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी जगह पे अगर मैं ये लिख दूँ, कुड यू प्लीज या कुड यू वॉक थ्रू मी हाउ सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप यहाँ पर एक ह्यूमन टच देने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और साथ में मैंने लिख दिया इन सिंपल टर्म्स। तो आप एक चीज़ देखोगे कि आप जिस तरीके से अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई मुझे ना ये वाला जो कन्वर्जन है ना कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक समझा दो, लेकिन मुझे ना सिंपल टर्म्स में समझाना। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी टर्म्स में समझाने लगो कि हमको चीज़ें समझ ना आए। तो आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ह्यूमन टच आपको इसके आंसर में देखने को मिलेगा। देखो, सर्टेनली हियर इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल कैप्चर सनलाइट के बारे में बातें की गई है, जनरेशन ऑफ डायरेक्ट करंट के बारे में बातें की गई है, इन्वर्टर कन्वर्ट डीसी टू एसी इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जिस तरीके से एक ह्यूमन अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझाएगा, उसी तरीके से जीपीटी मॉडल ने हमको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा था वो प्रॉम्प्ट इस तरीके का लिखा था कि जहाँ पर मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नेचुरल लैंग्वेज के बहुत करीब हो, ऐसा रिजल्ट चाहिए था। तो हमें इस तरीके का रिजल्ट मिला। इसके बाद क्या है? इसके बाद है रिडंडेंसी। सातवां जो हमारा बैड प्रैक्टिस है, रिडंडेंसी, यानी कि एक प्रॉम्प्ट को लिखते हुए हम एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई रिजल्ट कब आएगा, बताना रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कल आ जाएगा क्या रिजल्ट? तो हमने 3 लाइनों के अंदर सेम चीज़ को पूछा है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। तो हमको ये चीज़ नहीं करनी। जैसे हमारे पास ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप एक लाइन में भी तो पूछ सकते थे ना कि भाई रिजल्ट कब आएगा, लेकिन आपने 3 से 4 लाइनें लगाई और सेम वही चीज़ को पूछा। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो ये अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट को लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
explain steps to start a business and then explain again to start a business। अगर आप दोनों लाइनों को अच्छे से देख पाओगे तो आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा कि पहली लाइन में भी मैंने सेम चीज़ बोली है कि एक्सप्लेन स्टेप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, और दूसरी लाइन में भी मैंने सेम चीज़ बोली है कि एक्सप्लेन अगेन टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो हमको इससे बचना है। इस चीज़ को बोला जाता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी आपको अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कभी नहीं लेके आनी है। जबकि मैं इसकी जगह ये प्रॉम्प्ट लिख सकता था कि एक्सप्लेन द इनिशियल steps to start a business and then details the ongoing challenges and a new business might फेस। और मुझे बताना है कि एक नया बिजनेस क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है। ऑनगोइंग चैलेंजेस एंड अ न्यू बिजनेस माइट फेस। हम इसको एंटर करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। इनिशियल स्टेप हमको बताया है। इनिशियल स्टेप के बाद हमको सारी चीज़ें बताएगा जो हमने पूछी है। बिजनेस प्लान हो गया, लीगल स्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंसिंग हो गई, लोकेशन एंड सेटअप हो गया, बिल्ड अ टीम, ये सारी चीज़ें बताइए। ऑनगोइंग चैलेंजेस एंड न्यू बिजनेस माइट फेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेस कर सकता है। कस्टमर एक्वाजिशन, बहुत प्रॉब्लम आती है एक स्टार्टअप के लिए कस्टमर एक्वाजिशन के अंदर। कंपटीशन हमको बहुत मिलता है, तो हमको ये सारी चीज़ों को भी, चैलेंजेस को भी दूर करना पड़ेगा। कंक्लूजन भी हमको बताया है। तो हमको समझ आता है कि हमको रिडंडेंसी का यूज़ नहीं करना अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। अगला जो हमारे पास बैड प्रैक्टिस आती है वो होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि हमने बोल दिया कि भाई हमको ओवरनाइट बिलीनियर बना दो। बना दोगे क्या? नहीं बना पाओगे ओवरनाइट बिलीनियर। या हमने बोल दिया कि एक काम करो कि मुझे ना 1000 घंटे की स्क्रिप्ट लिख के दे दो। नहीं लिख पाएगा भाई, क्यों लिख के देगा आपको? ठीक है, तो आप ऐसे प्रॉम्प्ट के बारे में अगर पूछोगे, या आपने पूछा कि दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम्स को एक रात के अंदर ख़त्म कर दें, ऐसा कोई सॉल्यूशन बता दो। तो ये क्या है? ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती। तो आपको ऐसे अनरियलिस्टिक प्रॉम्प्ट्स का यूज़ कभी नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक हमारा प्रॉम्प्ट है हमारे पास, टेल मी हाउ टू बिकम अ बिलीनियर ओवरनाइट। आपको ये कभी नहीं पूछना। इसकी जगह पे आप जो एक इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉम्प्ट ये है, व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज। ठीक है, आप इससे पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है जो कि मुझे हेल्प करेगी अपनी जो भी वेल्थ है उसको क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ। और ये भी आपका एक नाइट में नहीं होगा, ये होगा ओवर द टाइम। ठीक है, एंड व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टू स्टार्ट। तो मैंने इसको ये बता दिया कि ओवर द टाइम ऐसे क्या स्टेप्स मुझे लेना चाहिए ताकि बिल्डिंग वेल्थ हो जाए मेरी। तो ये हमको बता देगा कि बिल्डिंग वेल्थ ओवर टाइम इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान्स। आपके आपके फाइनेंशियल प्लान अच्छे होनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो अलग अलग सेक्टर्स में होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई सेक्टर्स में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमको बता रहा है कि स्ट्रैटेजीज फॉर बिल्डिंग वेल्थ, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल, कि आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म आपके क्या गोल्स है, आपके लॉन्ग टर्म क्या गोल्स है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि एक बजट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक रूल चलता है ना कि 50% सैलरी आपको यहाँ पे खर्च करनी चाहिए, 20% आपको सेव करनी चाहिए, 30% हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि कुछ परसेंटेजेस में हमने डिवाइड कर लिया उसको। सेव कंसिस्टेंटली, और आपको ऐसे नहीं करना कि आपने एक महीने तो सेव कर लिया, दूसरे महीने आपने सारा उड़ा दिया। और जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो वाइजली कर रहे हो। तो ये हमको पूरा ऐसे हमको बता दिया कि आप अगर ये सारी चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म में ध्यान रखोगे तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छे से आप अपनी वेल्थ को बिल्ड कर पाओ। तो ये हमको पता चलता है। या फिर हमने बोला कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम एक रात में कैसे ख़त्म हो सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर
some key issues facing the world today। हमको ये बताओ कि आज दुनिया क्या चैलेंजेस को फेस कर रही है, तो उसके लिए हम एंड व्हाट कैन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू एड्रेस दी प्रोग्रेसिवली। अब देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट ला के देता है। द वर्ल्ड टुडे फेस न्यूमरस प्रेसिंग इश्यूज दैट रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स। इश्यूज क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू है। ये सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ही हमको पता चलेगा ये कि हम सॉल्व कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। होगा कब? जब हम सब मिलकर सामने आएंगे। एक्शंस भी बताए हैं। सोशल इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस जो हो रहा है उसके लिए सारी सोसाइटी को आना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को आना पड़ेगा, सारी गवर्नमेंट को एक प्लान बना के साथ में आना पड़ेगा। हेल्थ की जो क्राइसिस है, कोविड के टाइम पे हमको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है। दुनिया भर की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी, चाहे कोई कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी पावरफुल स्टेट हो, कुछ भी नहीं कर पाया। ना अपने लोगों को बचा पाया, ना बाकी की चीज़ें कर पाया। तो ये क्यों हो पाया? इसके लिए क्योंकि कलेक्टिव, और आपने देखा होगा जब दुनिया की सारी गवर्नमेंट कलेक्टिवली सामने आए कि एक दूसरे की हेल्प की, तब जाकर हम उस चीज़ को ओवरकम कर पाए, वरना हम शायद उसको कभी टैकल ही नहीं कर पाते। तो ये वाली इस तरीके के प्रॉम्प्ट को हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है हमेशा कि ओवरनाइट में कैसे होगी या फिर एक दिन में दुनिया की प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकती। आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती, तो ये कैसे होगा? 9th जो हमारे पास बैड प्रैक्टिस है डेट इज़ लैक ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। आपको एक फॉर्मेट में चीज़ें बतानी है। आपको बताना है कि मुझे टेबल की फॉर्म में चीज़ें चाहिए, मुझे लिस्ट की फॉर्म में चीज़ें चाहिए, या मुझे कैसे चाहिए। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन को नहीं बताते तो हो सकता है कि अपने से चैट जीपीटी एक फॉर्मेट को लाकर आपको दे दे और आप उस फॉर्मेट से सेटिस्फाई नहीं हो, फिर आप उसको फीडबैक दें। तो आप एक फॉर्मेट के बारे में बता सकते हो। जैसे मुझे एक बुक है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बुक की समरी चाहिए, लेकिन इस बुक की समरी कैसे चाहिए मुझे? 300 to 400 वर्ड्स के अंदर चाहिए, 100 वर्ड्स के अंदर चाहिए, या 50 वर्ड के अंदर चाहिए, या उसका जितना भी एसेंस था मुझे एक लिस्ट की फॉर्म में ला के दे दो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको एक स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा फॉर्मेट का कि मेरे को इस फॉर्मेट के अंदर सारी चीज़ें चाहिए। तो आप इस प्रॉम्प्ट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि राइट a summary of the book। यहाँ पर बुक का नाम लिख देते हैं 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल इन 200 to 300 वर्ड्स। मैंने एक क्लियरली फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन दिया है कि मुझे 300 से 400 वर्ड में चाहिए, और साथ में मैं इसको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए। इसमें आपका मेन जो प्लॉट पॉइंट्स है वो तो कवर होने चाहिए, साथ में थीम्स भी कवर होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ मुझे अपने 200 to 300 वर्ड्स के अंदर चाहिए। देखो, अब ये मेरे को 2 रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। अब ये 2 रिस्पॉन्स क्यों जनरेट करके दिए? हो सकता है ये वाले प्रॉम्प्ट किसी ने नहीं पूछा हो पहले। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि बताओ ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि वो वाला ज़्यादा अच्छा है। मैं जो रिस्पॉन्स इसको दूंगा एज अ फीडबैक, वो इसको स्टोर कर लेगा अपने डेटा के अंदर, और अगली बार जब सेम प्रॉम्प्ट डाला जाएगा तो मेरे जैसे जितने लोगों ने, हो सकता है कि मेरे जैसे 50 लोगों ने रिस्पॉन्स 1 को पसंद किया है और 30 लोगों ने रिस्पॉन्स 2 को पसंद किया है। तो अब हमारे पास इनफ डेटा हो गया एक यूज़र को ये बताने के लिए कि रिस्पॉन्स 1 अच्छा है या रिस्पॉन्स 2। तो अगली बार जब सेम प्रॉम्प्ट डाला जाएगा तो रिस्पॉन्स 1 मुझे लिखा हुआ आ जाएगा। ये हर बार नहीं पूछेगा। जब इसके पास कोई
डेटा नहीं होती, उतने आपके पास रिस्पॉन्सेज नहीं है जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सको और यूज़र को एक बेहतर रिजल्ट ला के दे सको, वहाँ पर आप इस तरीके से दो चीज़ें दिखाते हो कि रिस्पॉन्स 1 अच्छा है या रिस्पॉन्स 2 अच्छा है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अपना लास्ट बैड प्रैक्टिस देखते हैं जो कि है इग्नोरिंग द टारगेटिंग ऑडियंस। अब कई बार क्या होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट डाला, मुझे किसी टॉपिक के बारे में समझना है, लेकिन मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं बताई। क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हो सकता है अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूँ एक्सप्लेन कि जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले प्रॉम्प्ट को, एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ क्वांटम फिजिक्स। मैंने इतना लिख दिया, मैंने टारगेट ऑडियंस नहीं बताई। मेरी टारगेट ऑडियंस है 10-12 साल का बच्चा। क्या मैं मुझे टेक्निकल टर्म्स के अंदर सारी चीज़ों को बताऊंगा? नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं क्वांटम फिजिक्स को बुक्स वाली भाषा में, जैसे बुक की भाषा होती है ना एक, जिसके अंदर टेक्निकल टर्म जार्गन्स होते हैं, अगर उसमें बताने लगूँ तो उसको नहीं समझ आएगा। देखो ये क्या है कि कॉन्सेप्ट्स इन क्वांटम फिजिक्स, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, क्वांटिजाइजेशन या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, सुपर पोजिशन, मुझे नहीं आ रहा समझ। मेरी ऑडियंस है 10 साल का बच्चा, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली लिखना पड़ेगा कि एक्सप्लेन क्वांटम फिजिक्स टू अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। एंटर करते हैं, एंटर करके देखते हैं कि किस तरीके से समझाता है। हमको समझाता है कि इमेजिन यू हैव अ टॉय बॉक्स फुल ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक 10 साल का बच्चा जिन चीज़ों से खेलता है वो सारी चीज़ों को इसने लिया है और यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि देखो जिस चीज़ों से आप खेलते हो ना, उसी से हम समझाते हैं कि एक टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर सो स्मॉल डेट यू कांट सी देम with your eyes, but they make up everything around us like your toys, the air and even the stars in the sky। तो हमको एक 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग इसने सारी चीज़ों को समझाया। तो ये 10 हमारे पास बैड प्रैक्टिसेस थी, जिसमें हमने देखा कि पहले हमने बैड बैड प्रॉम्प्ट्स को लिखा, उसके बाद हमने इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्ट को भी लिख के देखा कि क्या हमको लिखना चाहिए, क्या हमको नहीं लिखना चाहिए। तो ये 10 बैड प्रैक्टिसेस है जिनसे हमको हमेशा बचना चाहिए। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं कि 10 फंडामेंटल एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको आ जाती है, अगर आप सीख जाते हो कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट को लिखना है, तो आप उनका अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ की एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है चैटबॉट्स। आपको पता होगा कि चैटबॉट्स क्या होते हैं। आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन के अंदर चैटबॉट्स का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, जैसे ज़ोमैटो के अंदर मिलेगा या HDFC बैंक के अंदर मिलेगा। वहाँ पर आप डायरेक्ट एक कस्टमर केयर से बात नहीं कर सकते। हमने क्या किया है कि चैटबॉट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इस तरीके के लिख दिए, या उसके अंदर हमने ChatGPT का एक प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। अब जो भी बंदा आएगा उससे क्वेश्चन आंसर करेगा, ठीक है, क्वेश्चन करेगा, वो उसी तरीके का आंसर जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस हम यूज़ में अभी भी चल रही है और आगे आप ऐसी हर एक ऐप के अंदर देखोगे। हेल्थ केयर के अंदर आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर के अंदर डायग्नोस करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पूछ सकते हो। जैसे आपको नहीं पता, ठीक है, आप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाते हो तो आप कोई भी पर्टिकुलर दवाई का नाम लिखते हो और बोलते हो कि क्या ये मेरे को ले लेनी चाहिए, मुझे हेडेक है, तो वो आपको बता देगा कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आप हेल्थ केयर में भी इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स या टूल्स अवेलेबल है। जैसे अगर आपने ब्लैक बॉक्स का नाम सुना है, तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कोड को बहुत ही फास्टर तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर AI का प्लगइन है, या विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर AI का प्लगइन हम लगा के चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने कोड को समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर, जैसे मुझे किसी दूसरे बंदे का कोड मिला, अब वो दूसरे बंदे के कोड को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं समझ पा रहा, लेकिन AI मुझे उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा देगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। या पहली क्लास के अंदर जब हमने बात की थी गामा AI के बारे में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड में भी
चैट जीपीटी या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ होते हुए देखोगे। साइबर सिक्योरिटी में इसका यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी की ऐप्स के अंदर आप पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं। जैसे अभी कल ही की बात है कि आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी विंडोज़ है ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आ गई। क्यों आई? क्योंकि एक सिक्योरिटी की जो कंपनी थी उसकी तरफ से एक एक आप कह सकते हो कि एक बग था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो अब इस केस में आप जाके पूछ सकते थे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते थे कि बताओ ऐसे ब्लू स्क्रीन आ रही है और ये वाला मैसेज लिखा हुआ है, इसका क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, तो वो आपको बता देता। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में भी आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका चैट जीपीटी ही है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपको चाहे ब्लॉग पोस्ट लिखवानी हो, आपको चाहे आर्टिकल लिखवानी हो, चाहे आपको ईमेल करवाना हो, चाहे आपको राइटिंग ऐसे कराना हो, हर चीज़ आपको कंटेंट को क्रिएट करके देगा। इवन अगर आपको असाइनमेंट बनवाने हैं तो आपके असाइनमेंट भी बना के देगा। एडुकेशन के अंदर आप देखोगे कि एडुकेशन में रिसर्च पेपर्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो आप बेहतर रिसर्च पेपर को लिख सकते हो। इसके अलावा बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि हमारा जो टर्नओवर था वो 1000 करोड़ हुआ लास्ट ईयर, इस साल हम 2000 करोड़ चाहते हैं। तो एक आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे कि आपको स्ट्रेटजीज बना के दे दे चैट जीपीटी की, आपको ये वाली स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 1500 करोड़ 2000 करोड़ का बिजनेस आप इस साल कर पाओगे, इस फाइनेंशियल ईयर में कर पाओगे। इवेंट प्लानिंग, मैं बता सकता हूँ कि यार मेरी शादी होने वाली है, 30 दिन बाकी हैं और मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो बताओ किस किस दिन क्या क्या होना चाहिए, तो पूरे महीने का शेड्यूल मेरे को बना के दे देगा। टेक्निकल सपोर्ट, मुझे प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने बात की यही वाली बात की माइक्रोसॉफ्ट वाली, या इसके अलावा अगर आपका लैपटॉप बार बार बंद हो रहा है तो आप पूछ सकते हो कि मेरे लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको बता देगा कि हो सकता है कि आपकी रैम खराब है, या फिर स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके बायोस में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से वो आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। पर्सनल डेवलपमेंट एंड कोचिंग, मैंने कहा कि मुझे मेरा पेट कम करना है, तो बताओ 30 डेज़ की प्लानिंग क्या होगी, तो वो 30 डेज़ की प्लानिंग में एक्सरसाइज के नाम के साथ बताएगा कि डे 1 में आपको ये करना है और आपको ये नहीं खाना, आपको बाहर का फास्ट फूड छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कब कर पाऊंगा? जब मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, जब मुझे पता है कि एक प्रॉम्प्ट को अच्छे से कैसे लिखा जाता है, और जो बैड प्रैक्टिसेस हमने देखी उन बैड प्रैक्टिसेस का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये 10 फंडामेंटल एप्लीकेशन है मेरे पास, ये हमारी कुछ एप्लीकेशन है, लेकिन आप अगर आज देखोगे तो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर एआई का यूज़ हो रहा है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ हम कर सकते हैं। हमने 10 एप्लीकेशन के बारे में बात की, अगर आप चैट जीपीटी से जाके पूछोगे तो वो आपको एक 100 एप्लीकेशंस की लिस्ट भी बना के दे देगा, या 100 डोमेन्स की लिस्ट भी बना के दे देगा, जहाँ पर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हमारा है एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स। कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। आपको ये लेक्चर आई होप पसंद आ रहा होगा अगर आप यहाँ तक आए हो। एक हमारे पास जो टेक्निक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, उसको हम बोलते हैं फ्यू शॉर्ट लर्निंग। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे इफ़ यू वांट द एआई टू राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है, तो आपको उसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझानी होंगी चीज़ें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसको सारी चीज़ें पता हो सकता है कि उसके डेटाबेस में ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यू माइट इंक्लूड अ फ्यू सैम्पल रिव्यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द टोन एंड कंटेंट यू एक्सपेक्ट। अब किसी एआई को ये नहीं पता ना कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। अगर एक कोई कस्टमर अपना रिव्यू लिखता है तो सामने अगर एक बंदा उसको पढ़ता है तो उसको पता है कि यार ये हमारा कस्टमर नाराज़ है कि नहीं है, तो वो उसी तरीके से उसी टोन में आंसर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने एआई को ये काम दे दिया और आपने सोचा कि एआई ये सेंटिमेंटल वाला काम कर लेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, तो आपको उसको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको उसके साथ बैठ के ये जो सैम्पल रिव्यूज़ देने वाला काम है, ये हमारा फ्यू शॉर्ट लर्निंग टेक्निक्स होती है, उसमें किया जाता है। इसके बाद सेकेंड टेक्निक जो हमारे पास आती है, डेट इज़ चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं
कि चैन चलता है, यानी कि प्रोसेस बाय प्रोसेस सारी चीज़ें चलती है। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर जैसे आपको चाय बनानी है तो आप क्या चलते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी आउटलाइन को तैयार किया जाता है, आउटलाइन को तैयार करने के बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यही मिलेगा कि ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू गाइड द एआई थ्रू रीजनिंग प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर एडवांस टेक्निक्स के अंदर हम एआई को कुछ कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सैम्पल रिव्यूज़ दिखा रहे हैं ताकि वो चीज़ों को समझे कि उसको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बिहेव नहीं करना। या इसके अलावा चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में हम उसको ये सिखा रहे हैं कि देखो आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है कल को, तो आपको ये नहीं करना कि आप उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन देने लग जाओ। आप उसको पहले ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद आप उसका मॉड्यूल्स बना के उसके आउटकम देने की कोशिश करोगे, ताकि वो आपके लिए भी आसान होगा और एक यूज़र को भी समझ आएगा। थर्ड जो हमारे पास एडवांस टेक्निक देखने को मिलती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, वो होती है कंटेक्चुअल प्राइमिंग। इसमें क्या होता है कि व्हेन आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन ऑन बिजनेस स्ट्रेटजीज यू माइट इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द इंडस्ट्री एंड मार्केट कंडीशन। मैं ऐसे ही कुछ नहीं पूछ सकता। मैं अगर किसी चीज़ के बारे में चैट जीपीटी से पूछता हूँ या ऐसे जीपीटी मॉडल से पूछता हूँ, कुछ रिकमेंडेशन मांगता हूँ, कुछ सजेशन मांगता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि देखो इस टाइम जो मार्केट की हालत है वो काफ़ी मंदी पड़ी हुई है, काफ़ी ख़राब पड़ी हुई है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या आगे स्कोप हो सकता है कोई। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूज़ केस भी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इनहेंस द एआईज एबिलिटी टू जनरेट कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय सेटिंग द स्टेज ऑफ द इंक्वायरी। यानी कि आपको उसको सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा कि देखो मैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहता हूँ और यहाँ पर मार्केट अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो बताओ मेरे एरिया के अकॉर्डिंग मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मुझे ये बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या फिर मुझे इसको कंटिन्यू आगे लेके चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ेगी। तो ये कंटेक्चुअल प्राइमिंग होती है। इसके अलावा रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग होती है। आपने उसको रोल बताया कि फॉर करियर एडवाइस आप प्रॉम्प्ट लाइक एज अ करियर कोच। आपने बता दिया कि भाई करियर कोच, हाउ वुड यू एडवाइज समवन ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू इंडस्ट्री, हेल्प टेलर द रिस्पॉन्स टू अ कोचिंग पर्सपेक्टिव। तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि देखो हाँ, इसमें क्या कर रहे हो आप रोल बता रहे हो उसको कि देखो आपका रोल ये है, ठीक है। आप एक कोच हो, आप बता सकते हो कि अगर मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप बता सकते हो कि यू आर अ फिजिक्स लेक्चरर, यू आर अ फिजिक्स प्रोफेसर इन MIT, इन IIT, प्लीज़ solve this question according to your designation। तो हमको जो आउटकम मिलेगा वो भी फिर इसी तरीके का मिलेगा। अपना लास्ट हम देखते हैं कि एडवांस टेक्निक हमारी लास्ट क्या है, इंटरएक्टिव प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या कर रहे हैं, स्टार्ट विद अ प्रॉम्प्ट लाइक ड्राफ्ट एंड आउटलाइन फॉर अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक आउटलाइन आपको तैयार करनी है। आई विल प्रोवाइड फीडबैक दे के आप चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हो, एंड देन यू कैन डिफाइन इट बेस्ड ऑन माई कॉमेंट्स। तो यहाँ पर आप उसको फीडबैक दे रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि रिफाइन करना है इसको। तो ये क्या हो गई, इंटरैक्टिव प्रॉम्प्टिंग हो गई। जैसे आप अपने दोस्त के साथ, मान लीजिए मेरे पास एक बिजनेस आइडिया और मैं अपने दोस्त को बताता हूँ, तो वहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होगा। जहाँ पर मैं उसको कुछ चीज़ बता रहा हूँ वो मेरे को सामने से बता रहा है। वो मेरे को बता सकता है कि देखो आप जो ये वाली चीज़ सोच रहे हो, ये वाली चीज़ इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पर उसके पास जो डेटा है, उसके पास जो दिमाग है, वो उसका भी यूज़ कर रहा है सेम टाइम पे। अगर इसमें आप देखोगे डिस्क्रिप्शन, तो डिज़ाइन प्रॉम्प्ट्स दैट फैसिलिटेट इटरेटिव इंटरेक्शन और फीडबैक अलाउिंग द एआई टू रिफाइन एंड एडजस्ट रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। तो साथ में हम यूज़र इनपुट दे के भी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें हमने समझा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, किन स्ट्रैटेजी को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट बताना ही पड़ेगा, तभी आप जिस तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हो उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको जनरेट होके मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो
प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारी एआई मास्टर क्लास चल रही है, ये 10 लेक्चर्स हम इसमें करने वाले हैं। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें हम डेप्थ में जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पहले भी बातें की थी, इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। सेकंड जो हमारा लेक्चर था वो था एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, आप उसको भी देख सकते हो। उसके अंदर हमने बातें की है कि अगर आपको ब्रांडिंग करनी है या ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, तो वहाँ पर एआई का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हो। या हमारी जो पहली क्लास थी वो थी कि चैट जीपीटी मास्टर क्लास, जिसके अंदर हमने देखा था कि चैट जीपीटी का इंटरफेस किस तरीके का दिखाई देता है। उसमें हमने थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट के बारे में जाना था। तो ये हमारी थर्ड क्लास है जो आप देख सकते हो। इससे पहली जो 2 क्लास है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। आप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं, प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके के हम और लेक्चर आपके लिए लेके आए और मास्टर क्लास लेके आए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।